नमस्कार दोस्तों, जीएससी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारत का संवैधानिक विकास हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं। भारत के संवैधानिक विकास पर इससे पहले कई वीडियो जा चुके हैं, जिसमें इससे से पहले के अधिनियमों पर चर्चा की जा चुकी है। आज के सेशन में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर चर्चा करेंगे। भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में 1919 का भारत शासन अधिनियम एक महत्वपूर्ण विषय है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बिंदु है, जहां से हम उत्तरदायी सरकार की प्रक्रिया की शुरुआत कह सकते हैं, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये आगे चलकर भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम के रूप में स्थापित हुआ। संसदीय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में स्थापित हुआ। तो क्या था 1919 का भारत शासन अधिनियम, किन पृष्ठभूमि में इसको पारित किया गया, इन सब विषयों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहे जाने के पीछे रीजन ये है कि मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे। जिस समय ये अधिनियम पास किया गया, उस समय भारत सचिव मॉन्टेग्यूज थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे ये भारत के वाइसरॉय थे। तो इन्हीं दोनों के नाम पर इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा गया। किन परिस्थितियों में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पारित किया गया, क्या उसके सिचुएशंस रही, उन पर भी चर्चा किया जाना आवश्यक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म अपनी कुछ खूबियों के बावजूद भी, जो राष्ट्रवादी नेता थे, 1885 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास होता है और भारत में राष्ट्रवादी चेतना का विकास होता है। राष्ट्रवादियों की जो स्वशासन की मांग है, 1905 के बाद जो बंगाल आंदोलन खड़ा होता है, उन सब के बाद से स्वशासन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में स्थापित होता है, जिसको एड्रेस करने में 1909 का भारत शासन अधिनियम असफल रहा, जिसके कारण से लोगों ने इससे आगे की मांग की। अच्छा, इस बीच में अंग्रेजी प्रशासन द्वारा जो कुछ तौर तरीके अपनाए गए थे भारत में प्रशासन करने के, उनमें भी कुछ परिवर्तन आया। जैसे 1906 से अंग्रेजों ने, हालांकि 1906 के पहले से ही, लेकिन 1906 से तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इनकी पॉलिसी में डिवाइड एंड रूल एकदम काबिज है। इनकी प्रशासन की नीति का केंद्र बिंदु, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासन के जो भी नियम विकसित किए गए, उसमें जातीय श्रेष्ठता का भाव दिखाई देता है और भारतीयों के प्रति एक घृणा का भाव दिखाई देता है। वैसे ही 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत के शासन की जो भी नीतियां विकसित हुईं, उनकी मूल धारणा में डिवाइड एंड रूल बना रहा। डिवाइड एंड रूल का सबसे गंदी अभिव्यक्ति जो है वो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के रूप में हुई और 1906 से 1916 तक 10 वर्षों तक मुस्लिम लीग कांग्रेस से पृथक राजनीति करती रही। लेकिन बहुत जल्दी ही मुस्लिम लीग को इस बात का एहसास हो गया कि अंग्रेज़ों की मानसिकता मुसलमानों को यूज करने की है, ना कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की, जिसके चलते उन्होंने 1916 में लखनऊ समझौता किया और लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ कि जो भी आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संचालित किया जाएगा, उसमें मुस्लिम लीग बराबर सहयोग करेगी। और इसके अलावा 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ, जो श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत के अलग अलग हिस्सों में चलाया गया और ये बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। अब तक जो भी आंदोलन चलाए गए थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, उनमें सबसे महत्वपूर्ण रहा, सबसे व्यापक रहा। और इसने मांग क्या करी थी? होम रूल की मांग करी थी, गृह शासन की मांग करी थी, स्वशासन की मांग करी थी। तो आगे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए जाने थे अंग्रेजों के द्वारा, उनको भी होम रूल के साथ संबद्ध किया जाना था, उनको भी स्वशासन के साथ संबद्ध किया जाना आवश्यक था। इसी बीच में 1916-17 में मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट भी आई। इसमें भी भारत को स्वशासन जैसी कुछ चीज़ देने की मांग की गई, की सिफारिश की गई। 20 अगस्त 1917 को इन सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए
और भारत में चल रहे होम रूल आंदोलन को ध्यान में रखते हुए 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि महामहिम की सरकार का, हिज मैजेस्टी की सरकार का अंतिम उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना है। और जैसा कि अंग्रेजी हुकूमत लगातार भारत में ऐसा वादा करती आई है कि भारत में शासन का अंतिम उद्देश्य भारतीयों को अपना शासन करने के लायक बनाना है, उसी प्रक्रिया में मॉन्टेग्यू ने यह स्वीकार किया कि महामहिम की सरकार, हिज मैजेस्टी की सरकार का अंतिम उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना है। तो आगे जो 1919 का अधिनियम आया, ये इसी घोषणा के साथ संबद्ध रहा। उनकी इस घोषणा के पश्चात लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने भारत के नेताओं से शिमला में बातचीत करी कि आगे किस तरह के रिफॉर्म लाए जाएं। तो उन बातों के आधार पर ही 1919 का, इन सारी बातों के आधार पर ही 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि डायरकी लागू गई, लियोनल कर्टिस की थियरी, डायरकी लागू की गई, और दूसरा बाईकैमरलिज्म इंडिया में लागू किया गया। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदनात्मकता, दो हाउसेज का होना, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में दो हाउसेज का होना। जैसे वर्तमान समय में हमारा जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है वो कैसा है, तो आप कहेंगे कि बाईकैमरल है। हमारा सेंट्रल लेजिस्लेशन बाईकैमरल है, जहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा नाम की दो सदन काम करते हैं। तो बाईकैमरलिज्म की सबसे पहली शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप कहिएगा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम से हुई। और अगर आपसे पूछा जाता है कि डायरकी कौन से शासन के द्वारा लागू की गई, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लागू की गई। और ये डायरकी कहाँ लागू की गई, तो आप कहिएगा कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में लागू की गई, प्रांतीय प्रशासन में लागू की गई। केंद्रीय प्रशासन में अभी वैसी की ही वैसी व्यवस्था चलती रही। इन दो बातों के लिए 1919 का भारत शासन अधिनियम जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं, उसमें क्या क्या खास प्रावधान किए गए, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात हम ये जान लें कि उत्तरदायी शासन शब्द का पहली बार सार्थक प्रयोग 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। भारत के संदर्भ में उत्तरदायी शासन का मतलब होता है ऐसा शासन जिसमें शासन करने वाले लोग आंसरेबल हों, उनकी उत्तरदायिता निर्धारित होती हो। ये उत्तरदायिता किसके प्रति निर्धारित होती है, ये उत्तरदायिता जनता के प्रति निर्धारित होती है। और चूंकि जनता, हर व्यक्ति अगर उत्तर पूछेगा तो शासन में असुविधा होगी, इसलिए क्या होता है कि उत्तरदायिता जो है ये जनप्रतिनिधियों के प्रति होती है, जनप्रतिनिधित्व के प्रति होती है। जैसे भारत में हमारे सांसद उत्तरदायी हैं, हमारे मंत्री, हमारी सरकार जो है, हमारे सरकार में जो मंत्री हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप कहिएगा कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। लेकिन जनता डायरेक्टली अगर उससे सवाल पूछेगी तो बड़ी असुविधा होगी, इसलिए जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उनका उत्तरदायित्व है। और जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद का सदन कौन सा है, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद का सदन है लोकसभा। इसलिए मंत्री कहाँ उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जो हम लोगों ने यहाँ बात करी कि डायरकी सिस्टम लागू किया गया, तो डायरकी में अभी आप आगे देखिएगा कि दो तरह का शासन हो गया। एक शासन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाने लगा, और एक शासन जैसा पहले से चल रहा था वैसा ही चलता रहा। तो शासन को दो हिस्सों में बांटा गया था। तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो शासन चलाया जा रहा था उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास हुआ, इसलिए आप कह सकते हैं कि यह उत्तरदायी शासन की ओर एक छोटा सा कदम था। और उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया। कुछ परिवर्तन लंदन में किए गए। वो परिवर्तन कुछ इस प्रकार थे कि भारत परिषद के सदस्यों की संख्या को फिर से सीमित किया गया और न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 सदस्य रखे गए। पीछे आपने देखा था कि 15 सदस्यों की परिषद थी, इसको घटा के 12 कर दिया गया, और घटा के इसको 8 भी किया जा सकता था अलग अलग टाइम पे। तो भारत सचिव का जो साइज था उसको कम किया गया। इसको कम किए जाने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इसको कम किए जाने का मतलब ये समझिए कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा बराबर दबाव बनाया जा रहा था ब्रिटिश हुकूमत पर कि आप जो होम चार्जेज के नाम पे इंडियन रेवेन्यू रिसोर्सेज को ब्रिटेन ले जा रहे हो उसको रोको। और होम चार्जेज में क्या क्या आता था, होम चार्जेज में ये सारे खर्चे आते थे जो ब्रिटेन
में भारत को शासित करने के लिए खर्च किए जाते थे। ब्रिटेन में जो भारत मंत्री नियुक्त होता था, जिसे भारत सचिव कह रहे हैं, उसका वेतन, उसकी जो कार्यकारिणी बनती थी उसका वेतन, उसमें और जो पैसे खर्च होते थे उन सब को इंडियन रेवेन्यू रिसोर्सेज से लिया जाता था, जिसको अंग्रेज होम चार्जेज के नाम पे दिखाता था। तो होम चार्जेज के नाम पे जो मोटा पैसा भारत से ब्रिटेन जा रहा था, उसको भारत के राष्ट्रवादी नेता बराबर उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि आप उसको जितना जल्दी हो सके बंद करें। उसी बात को संभवतः ध्यान में रखते हुए भारत परिषद के साइज को छोटा किया गया और साथ ही साथ भारत सचिव के व्यय को ब्रिटिश स्रोतों पर निर्धारित कर दिया गया कि भारत सचिव के कार्यप्रणाली पर जो भी पैसे खर्च होंगे वो उनको कहाँ से लाया जाएगा, तो वो ब्रिटिश सोर्सेज पर डिपेंडेंट होगा, ना कि इंडियन रेवेन्यू सोर्सेज पर। तो ये एक महत्वपूर्ण चेंज किया गया जो कि भारत के राष्ट्रवादियों की मांग के आधार पर किया गया था। तीसरा परिवर्तन किया गया कि भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। हाई कमिश्नर का मतलब ये समझिए कि इंडिया में जो सरकार रूल कर रही है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लंदन में भी रहेगा। रीजन क्या था इसका? इसका कारण ये था कि इस पीरियड में भारत में एक दूसरा विंग ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट खड़ा हुआ जो बंदूक और बम की राजनीति करता था, और यहाँ भारत से भगाए जाने के बाद वो अलग अलग देशों में जाकर बसता था, जिसमें भारी मात्रा में लोग जाकर ब्रिटेन में भी बसते थे। और जो लोग ब्रिटेन में जाकर रहते थे, चूँकि भारत से ब्रिटेन जाने के लिए नियमानुसार वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती थी, इस कारण से यहाँ से कौन जा रहा है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं होती थी। और यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग ब्रिटेन में जाकर रहते थे जो यहाँ की सरकार, हमारे लिए तो राष्ट्रवादी थे, हमारे लिए तो क्रांतिकारी थे, हमारे लिए तो वीर थे वो, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के हिसाब से वो क्या थे? अपराधी थे, और वो यहाँ जाकर रह रहे थे। तो उनको रोकने के लिए और इस प्रक्रिया पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव हाई कमिश्नर के रूप में भारत सचिव की सहायता के लिए ब्रिटेन में नियुक्त किया जाने लगा। ये समझ लीजिए कि एक तरह से दोनों सरकारों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने जैसी बात हुई है। चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को विस्तारित किया गया, साथ साथ सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जो कि 1909 में इंट्रोड्यूस की गई थी उसको भी और विस्तृत किया गया, और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में महिलाओं को भी भागीदारी दी गई। तो ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और अधिक विस्तार किया गया। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो इसमें दो थे वो था प्रांतीय द्वैध शासन को लागू करना और केंद्र में बाइकैमरलिज्म को लागू करना। प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन को लागू किया गया। द्वैध शासन का मतलब होता है दो लोगों के द्वारा शासन किया जाना। दो लोग कैसे शासन करेंगे? शासन के विषयों का स्पष्ट आवंटन कर लिया गया, और इस वर्गीकरण में दो सूची बनाई गई। एक को कहा गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट या हस्तांतरित विषय, और दूसरे को कहा गया रिजर्व्ड सब्जेक्ट या सुरक्षित विषय। ध्यान से समझिएगा, प्रांतीय प्रशासन के विषयों को दो हिस्सों में बांट लिया गया। एक हिस्से को क्या कहा गया? एक हिस्से को कहा गया रिजर्व्ड सब्जेक्ट या सुरक्षित विषय, दूसरे को कहा गया हस्तांतरित विषय। जो सुरक्षित विषय थे, इन पर शासन करने की जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी उसी को कंटिन्यू किया गया। पहले से व्यवस्था क्या चली आ रही थी प्रांतीय प्रशासन की? प्रांतों का शासन करेगा कौन? प्रांतों का शासन करेगा गवर्नर, और गवर्नर की सहायता के लिए उसकी एक परिषद होती थी जिसे कार्यकारी परिषद कहा जाता था। तो गवर्नर प्लस परिषद ये शासन करती थी पहले प्रांतों का। तो जब द्वैध शासन लागू किया गया और शासन को दो हिस्सों, शासन के विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, तो उसमें एक विषय जो सुरक्षित था उस पर शासन का अधिकार किसका बना रहा? गवर्नर और उसकी परिषद का बना रहा। और जो हस्तांतरित विषय थे इन पर शासन का अधिकार दिया गया किसको? इन पर शासन का अधिकार दिया गया जनप्रतिनिधियों को या मंत्रियों को। तो अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो क्या हुआ? सैद्धांतिक रूप से देखेंगे तो गवर्नर दोनों में हस्तक्षेप रखेगा। गवर्नर की सहायता के लिए हस्तांतरित विषयों पर शासन करने के लिए गवर्नर की सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की गई,
और आरक्षित विषयों पर शासन करने के लिए, सुरक्षित विषयों पर शासन करने के लिए गवर्नर की सहायता के लिए उसकी परिषद होती थी। महत्वपूर्ण विषय सभी आरक्षित कैटेगरी में रखे गए थे, जिनमें रेवेन्यू, जुडिशियरी, फिनांस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें प्रांतीय विषय, ये सारे विषय जो हैं वो आरक्षित श्रेणी में रखे गए थे। और आरक्षित श्रेणी में शासन कौन कर रहा था? गवर्नर और उसकी परिषद शासन कर रही थी। हस्तांतरित विषयों में कम महत्व के मुद्दे रखे गए, इन पर शासन कौन कर रहा था? इन पर शासन गवर्नर कर रहा था विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की सहायता से इन पर शासन कर रहा था गवर्नर। और ये मंत्री कहाँ से नियुक्त होते थे? ये मंत्री विधायिका चुनावों में भाग लेते थे और वहाँ से नियुक्त किए जाते थे, जनप्रतिनिधि होते थे। कहाँ कहाँ लागू किया गया? 1 अप्रैल 1921 से ये नियम बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, जिसे हम उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत कहते थे, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में लागू किया गया। 1923 में बर्मा में भी इस तरह की व्यवस्था की गई। बर्मा विधान परिषद की स्थापना की गई। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय तक बर्मा भारत का हिस्सा था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया। और 1932 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाया गया, वहाँ पर भी इस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये था आपका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में डायरकी सिस्टम लागू किया गया। अंडर द डायरकी सिस्टम 2 लिस्ट बनाई गई, एक को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहा गया, एक को रिजर्व्ड कहा गया। रिजर्व्ड पर गवर्नर और उसकी परिषद शासन कर रही थी, ट्रांसफर्ड पर जनप्रतिनिधि गवर्नर की सहायता से शासन कर रहे थे। किन किन प्रांतों में इसको लागू किया गया ये आपने देख लिया। हम लोगों ने बात करी कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ये था कि केंद्रीय विधायिका में द्विसदनात्मकता को लागू करना, बाईकैमरलिज्म को लागू करना। केंद्रीय विधायिका में द्विसदनात्मकता को लागू किया गया और इसके लिए केंद्रीय विधायिका के 2 सदन बनाए गए, एक को राज्य परिषद कहा गया और एक को विधानसभा कहा गया या केंद्रीय विधानसभा कहा गया। राज्य परिषद को उच्च सदन कहा गया और केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन कहा गया। उच्च सदन के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिनमें से 14 सदस्य निर्वाचित होते थे। निर्वाचित करने की पद्धति पीछे आपको पता है। 26 सदस्य नामित होते थे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। जो केंद्रीय विधानसभा थी, जिसे निम्न सदन कहा जा रहा है, उसके सदस्यों की संख्या 145 थी, जिनमें से 104 निर्वाचित होकर आते थे और 41 नामित होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। तो इस तरह से केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू किया गया, जिसमें राज्य परिषद और विधानसभा का गठन किया गया। कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर और अंततः गवर्नर जनरल की अनुमति पाकर ही कानून बनता था। इसके अलावा एक और परिवर्तन किया गया, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और भारत के व्यय की लेखा की जांच करने के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का पद बनाया गया, जिसे हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में बाद में देखते हैं। बहुत आगे चलकर ये इस तरह के पद के रूप में फ्लोरिश हुआ और आगे चलकर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन भी हुआ। तो ये सारे चेंजेस किए गए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो कि आपने देखा कि एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में चिन्हित किया जा सकता है भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में। दो महत्वपूर्ण बातें आपको इसके निष्कर्ष में ध्यान रखनी है। एक तो ये द्वैध शासन की स्थापना किया गया इसके द्वारा, और दूसरा केंद्रीय विधायिका में द्विसदनात्मकता को इंट्रोड्यूस किया गया। ये विधेयक भारत में आज़ादी जैसा तो कोई विधेयक नहीं था, लेकिन प्रांतीय स्तर पर जो चीज़ें दी गईं उनसे भारतीयों में स्वशासन के भाव का विकास हुआ। और जो उत्तरदायी शासन की बात इन्होंने की थी, भारत के थोड़े से ही अंश में सही लेकिन उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। थोड़े छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई और उत्तरदायी शासन को भारतीयों ने महसूस किया, जिसके चलते उन्होंने आगे इससे अधिक की मांग करी और 1935 का भारत शासन अधिनियम निर्मित हुआ। अगली क्लास में हम 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेज लाए गए और 1919 के भारत शासन अधिनियम और 1935 के भारत शासन अधिनियम के बीच में कौन कौन से राजनीतिक घटनाक्रम हुए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा, चीज़ों को नोट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।